नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते दिन राजस्थान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर यह है और खबर के साथ साथ सवाल भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में यह तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत ही होंगे, और क्या इसका एक तरीके से औपचारिक ऐलान भी क्या कांग्रेस पार्टी करने जा रही है या कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिन कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया। यह वीडियो यूं तो मारियो गेम का वीडियो था, लेकिन इस मारियो गेम के वीडियो के जरिए यह दर्शाया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जन सरोकार की जो योजनाएं हैं उनके रिवॉर्ड्स पॉइंट जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में इस वीडियो के संदेश आता है नारे के साथ कि राजस्थान में फिर से गहलोत सरकार। वो तस्वीर, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट का पत्ता पूरी तरह से काट दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और अब आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत ही होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर सचिन पायलट आखिर अब क्या करेंगे। हालांकि इससे पहले चुनावों में जाने की बात वो सहज रूप से कह चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई औपचारिक बात सीएम फेस को लेकर अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन इस वीडियो ने, मारियो गेम के इस वीडियो ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन सवालों का जवाब जरूर सचिन पायलट भी आलाकमान से लेना चाहेंगे कि आखिर जब आलाकमान और राहुल गांधी ने इन दोनों ही नेताओं को पार्टी का एसेट बताया था, तो फिर जो ये खींचतान थी इसको और हवा इस वीडियो के जरिए क्यों दे दी गई। इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय में एक बार आपका करा दूं। हुसैन खान साहब बीजेपी से हमारे साथ, दीपचंद राठौर साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमितोष पारिक और अमित व्यास जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। दीपचंद राठौर जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कर रहा हूं। क्या पार्टी ने तय कर लिया है औपचारिक तौर पर कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? आपको माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर, बोलिए। आदरणीय भविष्य जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव किसकी नेतृत्व में होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपनी योजनाओं के द्वारा जनता की प्रदेश को लुभाने का काम कर रहा है, तो उससे लग रहा है कि निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का दाव कांग्रेस पार्टी इसी मुख्य अशोक गहलोत जी पे ही लगा सकती है। ये सबसे बड़ा पैसा देखो, जिस तरह उन्होंने भी नया एक 19 जिले और 3 संभाग राजस्थान की जनता को देकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये मतलब अब की बार का जो दाव है माननीय जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की ओर देखा जा रहा है। सचिन पायलट, आपके क्या देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि अशोक गहलोत साहब की तरफ ये देखा जा रहा है, लेकिन आप ये बताइए जो खींचतान चल रही थी क्या वो उस पर कंट्रोल है, और क्या सचिन पायलट साहब तैयार हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनावी मैदान में जाने के लिए? आदरणीय भविष्य जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के खेमे में कोई खींचतान नहीं है। खींचतान अगर किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए आप, हमारे में तो 2 ही नेता हैं, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट। जबकि बीजेपी के अंदर तो कई खेमे बन रखे हैं। वसुंधरा राजे का खेमा बन रखा है, सतीश पूनिया का खेमा बन रखा है, ऐसे 3-4 और जो हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को जनता के बीच में बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई खींचतान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 2023 का इलेक्शन होगा माननीय सचिन जी के नेतृत्व में और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और सबको साथ देकर सबको जनता के विकास की बात को लेकर। लेकिन जो वीडियो आपने दोनों की बात कही कि दोनों के नेतृत्व में होगा, लेकिन इंस्टाग्राम का वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा सर? उस वीडियो में तो कहा कि भाई गहलोत से सचिन पायलट के नाम का जिक्र तो उस वीडियो में नहीं था। देखिए वो उस वीडियो इतना हमारे लिए मान्य नहीं रखता। देखिए मान्य हमारे लिए दोनों हमारे नेता मान्य रखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ये कहा, वीडियो मान्य नहीं रखता।
आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से वो शेयर हुआ है सर? आप कह रहे हैं कि अरे जो चीज सर, आधिकारिक आप तौर पर नहीं नहीं भविष्य त्यागी जी, आप बताइए गेम्स के आधार पर गेम्स जो इंस्टाग्राम में, बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे लिए दोनों ही नेता हमारे लिए सुप्रिय हैं और दोनों के नेतृत्व में जनता 2023 के अंदर हम जनता के विकास और जनता की आवाज को लेकर, जनता के जो मुद्दे हैं उनके लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा कहना मतलब ये देखिए, इंस्टाग्राम साहब भी कहेंगे कि अब बिल्कुल औपचारिक तौर पर ये बताइए। बिल्कुल सचिन पायलट भी यही कहेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कहा है कि सचिन पायलट के और अशोक गहलोत जी के अंदर कोई मतलब दूरी नहीं है। आपने देखा होगा खड़गे साहब ने भी जो दूरी थी, जो मनमुटाव था, वो पहले ही खत्म हो चुका है। देखिए इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लेकिन जब देश की जनता की भलाई होगी की बात होगी, देश के जनता की विकास की बात होगी, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और माननीय जननायक एक स्टेज पर होंगे, एक साथ मिलकर 2023 की हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष हम लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला 2024 हमारा होगा। दीपचंद राठौर जी, कैसी बात आप कर रहे हैं सर? ये तो जग जाहिर है सर। अब अगर एक स्टेज पे होना होता तो 2018 के बाद से होते लगातार, और 2020 सर भविष्य त्यागी जी, आप ये देखिए ना, साफ कर दिया था ना सर कि कौन कहां पर किस स्टेज पर खड़ा है। ये लड़ाई इसीलिए तो चल रही थी ना सर। भविष्य त्यागी जी, आप नहीं, आप ये देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज 4-5 खेम है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सचिन पायलट और माननीय अशोक गहलोत जी के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है। बीजेपी की गुटबाजी पर भी एक चर्चा रखेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे, पहले भी की हमने, उसमें भी आपको बुलाएंगे, तब ये बात आप रखिएगा, तब हम पूछ लेंगे सर आपसे। अभी तो इंस्टाग्राम पर वीडियो आप जारी कर रहे हैं सर, अब बात तो उसकी कर रहे हैं ना हम, उस पर रहिए फोकस थोड़ा सा। बोलिए सर दीपचंद जी। देखिए भविष्य त्यागी जी, मैंने आपको पहले ही वक्तव्य में कह दिया था कि जो माननीय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ने जो आप खींचातानी बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां दो बर्तन होते हैं वो खड़कते जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक जगह उनको मतलब सबको सम्मिलित किया जाता है। और देखिए, मैं आने वाले चुनाव के बारे में भी यही कर रहा हूँ, जिस तरह माननीय अशोक गहलोत जी अपने निर्णय ले रहे हैं और सचिन जी को भी इससे कोई दोहरा ही नहीं है, मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ चीजें। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सचिन जी के साथ नाइंसाफी जरूर हुई थी, इसमें मुझे कोई कहने में दोहरा ही नहीं है, क्योंकि जब सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनको वादा किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरह पंजाब के अंदर दो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के अंदर जो भूपेश बघेल थे, उनके द्वारा उनके नेतृत्व लड़ा गया था, उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है, चाहे ये कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं उस टाइम में सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी जरूर हुई थी, ये बिल्कुल बात सत्य है। अब इंसाफ हो रहा है क्या सर? देखिए सर, इंसाफ भविष्य त्यागी जी, अगर इंसाफ नहीं होता तो माननीय सचिन जी आज कांग्रेस पार्टी में नहीं होते, ये तो आपको ही पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कोशिश करी थी, जिस तरह विक्रम ज्योतिरादित्य को लेकर चले गए थे, लेकिन सचिन पायलट सच्चे कांग्रेसी है और वो कांग्रेस में रहकर ही देश की जनता, देश की भलाई करना चाहते हैं। ओके ठीक है सर। एक प्रतिक्रिया हुसैन खान साहब इस पर आपकी भी। अब देखिए, आपके लिए तो सिचुएशन बड़ी, आप तो यही चाह रहे थे ना अब तक, जो एक खींचतान चल रही है वो चलती रहे, ये तो मुफीद होगा बीजेपी के लिए। और पार्टी ने औपचारिक तौर पर, देखिए अब इसको मैं ये कहूं कि प्रत्यक्ष तौर पर ये ऐलान कर दिया गया, लेकिन इंस्टाग्राम आधिकारिक अकाउंट है सर कांग्रेस का, कल को वो कहते कि नहीं भाई इस तरह की कोई बात नहीं, वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन आधिकारिक ही हम तब तक मानेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर इसमें कुछ कहती नहीं है। आधिकारिक अकाउंट से अगर कुछ चीज शेयर की जाती है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। देखें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इसकी तो आप बात छोड़ दीजिए, ये तो स्टेज पर सब एक दूसरे के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उनको गद्दार नाम कह करके पुकार रहे हैं, धोखाबाज कह करके पुकार रहे हैं। स्पष्ट रूप से बार बार पायलट जी के विरुद्ध वो बयान दे रहे हैं और खुले रूप से दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई किसी रूम कमरे में बैठ करके बात करते हैं या नहीं। तो इनकी जो लड़ाई है एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी से अब नहीं बची है, क्योंकि इनको पता है भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव जीत रही है। इसलिए इनका जो फाइट है ये एक दूसरे से है, कांग्रेस की फाइट कांग्रेस से है, अब भारतीय जनता पार्टी से इनकी फाइट बची नहीं है। दूसरी बात, ये जो इन्होंने घोषणा अभी की है जिलों की, आपके लिए तो लड़ाई थोड़ी इजी हो गई ना सर?
अब नेतृत्व परिवर्तन होता तो चीजें बदल जाती, नए सिरे से बातें कही जाती, नई कहानियां गढ़ी जाती, नए वादे किए जाते। अब थोड़ा सा फोकस रह पाएंगे आप भी? अब ऐसा है साहब, जी जिस तरीके से कांग्रेस ने इस राज्य को गतरस में डाला है, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जिस तरीके से जनता हैरान, परेशान और ठगी हुई सी महसूस कर रही है, इन्हीं बातों ने, इन्हीं कार्यकलापों ने इनको जनता के मन से अलग कर दिया है। अब चूंकि आने वाले दिनों में जब ये हार का सामना करेंगे तो ये एक दूसरे पे ठीकरा डालेंगे कि साहब अगर हम एक होते तो शायद चुनाव जीत जाते। इसलिए आने वाली हार का सामना करने के लिए इन्होंने अभी से तैयारियां पूरी शुरुआत कर दी है। सचिन पायलट साथ हैं, अगर साथ नहीं होते तो पार्टी से अलग होते। पार्टी में है ना वो सर अभी तक? ऐसा है साहब, वो पार्टी में केवल नाम मात्र के हैं, फॉर्मेलिटी आधारित है। उनका ना तो कोई रोल है, ना उनकी कोई बात मानी जाती है, ना अगर वो किसी बात को रखते हैं सरकार के सामने कि ये आप काम करें या इस तरीके की आप विकास के काम के अंदर में अपना मन लगा करके अपनी घोषणाओं को पूरा करें। सरकार अगर कोई भी बात पायलट साहब कहते हैं तो उसके विरुद्ध ही काम करती है। यानी वो कोई भी काम ऐसा करना नहीं जो पायलट साहब ने कह दिया है। और जहां तक अब ये घोषणाओं की बात है तो हमारे कांग्रेस के नेताजी ने भी कहा है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब ने जो लुभावनी घोषणाएं की है, ये सबसे पहला शब्द था। क्योंकि जिस आदमी के दिमाग में अगर कोई चीज होती है वो मुंह से भी निकलती है। तो हमारे टिकम चंद जी ने कहा अभी कि दीप चंद जी ने, सॉरी, कि जो जिस तरीके की लुभावनी घोषणा अशोक जी ने की है अभी, लगता है उनका फायदा होगा। अरे जब घोषणा ही लुभावनी है तो फायदा किस बात का होगा? आप ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास एक एक करके, बाकी का भी मैं रिएक्शन ले लूं। अर्चित गुप्ता साहब, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट का रुख करूंगा। भाई ये जो वीडियो आपने देखा होगा कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया, यूं तो सियासत जो है शतरंज की खेल की तरह माना जाता है, लेकिन राजस्थान की सियासत में मारियो का गेम जो है वो सियासत में शह और मात तय कर रहा है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने तय कर दिया सीएम फेस जो है गहलोत साहब होंगे। क्या लग रहा है आपको, पायलट साहब का क्या रुख होगा, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? अर्चित जी आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। पायलट साहब के और गहलोत जी की जो लड़ाई चल रही है वो चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही है। कभी गहलोत जी पायलट साहब के पीछे पीछे भागते हैं और कभी पायलट जी भागते हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पीछे पीछे। आज स्थिति ये हो चुकी है कि जनता के बारे में इन दोनों को परवाह नहीं है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति अब की बार बहुत खराब होने वाली है। आम आदमी पार्टी मैदान में है और कांग्रेस की स्थिति, मैं माफी के साथ टोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि अब जिस तरह से चीजें आ रही हैं, कल को देखिए कुछ पायलट साहब के लिए कह दें आप आइए पार्टी में, चेहरा आप भी बना दें, और फिर कहें देखिए सचिन पायलट सोचते हैं कितना जनता के बारे में। नहीं, मैंने ये इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ सचिन पायलट जी निश्चित तौर पे जनता को पसंद है, ऐसे नेता हैं। पर जो स्थिति उनकी कांग्रेस में हो चुकी है अशोक गहलोत जी के राज के अंदर, उसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि आज ये बात सोचने की है कि अशोक गहलोत जी पीछे पीछे भाग रहे हैं सचिन पायलट जी के, और सचिन पायलट जी पीछे पीछे भाग रहे हैं राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के। उनको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो जनता को पसंद नेता है और वो ऐसे नेता लोकप्रिय नेता है। उनको अपनी स्थिति को देखते हुए निश्चित तौर पर एक अच्छा निर्णय ले लेना चाहिए। और सहमत तो इनमें पिछले 5 साल से चल रही है। पिछले 5 साल से इनने जनता के बारे में तो सोची नहीं, एक दूसरे को सहमत देने में लग रहे हैं। जी, जनता इसका खामियाजा भुगत रही है सीधे तौर पर, ये जो खींचतान चल रही है। लेकिन जिस तरह से अमित व्यास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये पूरा घटनाक्रम 25 सितंबर से जिस तरह से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सॉरी मैडम भी हुआ, तमाम चीजें हुई, तमाम डिस्कशंस हुए, चर्चाएं हुई, किसने शह दी, कौन मात दे रहा है, इसको लेकर तो लगातार चर्चाएं हो ही रही हैं। लेकिन अब तो पूरी तरह से गहलोत साहब का मारियो जो है वो गेम जीत रहा है। अब
पायलट साहब क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। हालांकि ये सवाल तब पूछा जाना चाहिए जब इस पर पायलट साहब की प्रतिक्रिया सामने आ जाए। हालांकि क्या वो बोलेंगे, अभी शायद तय कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे कि भाई ये वीडियो शेयर किया गया तो क्यों किया गया, ये तमाम चीजें चल रही होगी पर्दे के पीछे। लेकिन इस वीडियो का शेयर हो जाना ये भी अपने आप में, और ऐसा नहीं है कांग्रेस आला कमान के संज्ञान में नहीं है, आधिकारिक अकाउंट है। सुप्रिया शिने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सोशल मीडिया के इंचार्ज भी कांग्रेस पार्टी की हैं, उन्होंने उनसे भी इसको लेकर सवाल पूछा गया था। हालांकि उन्होंने कह दिया, देखिए जो इस वीडियो में दिखाया गया उपलब्धियां दिखाई गई हैं राजस्थान सरकार की, और हम उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन उस पर ये भी तो है, जो आखिरी प्लेट उसमें आ रही है वीडियो में कि 2023 गहलोत फिर से, उस पर भी तो जवाब देना होगा। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है जी, वो निश्चित रूप से 3 संदेश दे रहा है भविष्य जी। पहला संदेश तो ये है कि सचिन पायलट जी का जो प्रभाव आला कमान तक पहुंच रहा था, या ऐसा हम मान के चल रहे थे, उसमें बहुत तेजी से कमी आई है। जी। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, उसके पीछे उद्देश्य जो यही था कि भाई संगठन के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना था और जो आपसी अंतर्कलह थी उसको दूर करने का प्रयास करना था। लेकिन जब देखा कि आलाकमान को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं चीजें उनके फेवर में नहीं है, या यूं कह लीजिए कि उनका जो प्रभाव है केंद्रीय स्तर से यानी आलाकमान के रूप में वो भी कम हुआ है। क्योंकि जो सितंबर की जो घटना थी, आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत ने उस समय पर ही अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये शो ऑफ कर दिया था कि सीएम तो मैं ही रहूंगा, आने वाले टाइम में अगर इलेक्शन होते हैं तो उस समय पर भी मैं सीएम के फेस के रूप में ही आऊंगा और समय आने पर मैं उसकी उपस्थिति दर्ज करा दूंगा। तो पिछले जो बजट सत्र चालू हुआ तो उसमें अशोक गहलोत जी की जो प्रस्तुति रही उससे 2 बातें निकल के आई। एक तरफ तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, और वो घबराए भी हुए थे, ऐसी बात नहीं है, बजट भाषण से पहले जिस प्रकार से उनसे गलती हुई वो ये निश्चित बात ये मान की जा रही थी कि कहीं ना कहीं पायलट जी का प्रभाव उनके ऊपर बना हुआ था, कोई फोबिया था पायलट फोबिया के नाम से, और आज भी वही फोबिया है उनके ऊपर। क्योंकि अभी तक जितनी भी घोषणाएं की गई हैं वो सब आनंद में की गई, उनका कोई धरातलीय स्वरूप नहीं है। देखिए, ओपीएस की बात कर लीजिए या चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, या अभी जो नए 19 जिले बने हैं और 3 संभाग बनाए हैं। देखिए, जब आप कोई भी घोषणा करते हैं, जब तक उसका धरातलीय स्वरूप नहीं हो, क्योंकि नए जिले बनाओगे तो सीमांकन की समस्या आएगी, भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। राम लोहिया जी इस समय पर ना हिंदुस्तान में नहीं विदेश में रह रहे हैं, जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनका उत्तर यह निकल के आता है कि भाई मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने तो रिपोर्ट 11 मार्च को सबमिट करा दी थी। लेकिन जब आप कोई नए जिले बनाते हो या संभाग बनाते हो तो वहां पर जो वित्तीय जो भार पड़ेगा जिलों के ऊपर, या उसके लिए अलग से जो प्रशासनिक ढांचा तैयार करना पड़ेगा, उसकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है। ये जितनी भी बातें उद्घोषणाओं के रूप में या किसी भी रूप में सामने निकल के आ रही हैं, ये निश्चित मान के चलिए कि अशोक गहलोत जी ने अपना विषाद चुनावी रूप के रूप में बिछा दी है, और कांग्रेस के अंदर अब जो घमासान की जो शुरुआत है वो कल से चालू हो चुकी है, और आने वाले 30-40 दिन में आप देख लीजिएगा कि अब कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर क्या कहते हैं जिलों का विभाजन जो हुआ है उसमें जातिगत समीकरण ज्यादा काम करेंगे, न कि कोई सीमांकन या भौगोलिक स्तर पर। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था सरकार ने कर रखी है वो कहीं ना कहीं उतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि जितने भी जिले जब भी बनाए जाते हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को ही भुगतना पड़ता है। हालांकि उसका लाभ जरूर जनता को मिल सकता है, क्योंकि उसमें कई लोगों को पदोन्नति की जब बात आएगी या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट देने की बात आएगी तब तो सरकार के आधार से वो चीजें जनता तक पहुंच जाएंगी। लेकिन जब प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखते हैं या सत्ता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये चुनावी जो विषाद फैलाई है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी ने इंट्रोड्यूस करना चाहा है कि अब सीएम गहलोत, और फिर चूंकि उन्होंने एक बात जब यहाँ पहले एक जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट भी ये निकल के आया था कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है या राजस्थान में जिस प्रकार का प्रस्तुतिकरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो एक मॉडल राज्य के रूप में हमारे सामने निकल के आया है। तो ये साफ संदेश उसी दिन आ गया था कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो प्रभाव थोड़े दिनों में बना था उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई है। पर चूंकि
अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण सितंबर में किया था, उससे उन्होंने जग जाहिर कर दिया था कि साहब मैं ही एक ऑप्शन हूँ सीएम के लिए, दूसरा ऑप्शन जी नहीं है। पहले जैसे तैसे करके तो उन्होंने अपनी इमेज गुजरों वाले नेता की कम कर रही सचिन पायलट जी ने, लेकिन आज की स्थितियों को देखते हुए तो सीधा सीधा सा इंडिकेशन ये जा रहा है कि अब आला कमान का प्रभाव राजस्थान में भी कम हुआ है। वहीं जी आला कमान की जो इफेक्टिवनेस देखी जा रही थी राहुल गांधी जी की या सोनिया गांधी जी की, उनका चुप रहना और खड़गे जी साहब का सामने उपस्थित होना कहीं ना कहीं हर तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। और रही बात ठीक है। बीजेपी की, तो बीजेपी ओके को सर, इसका फायदा या नुकसान क्या होगा ये तो बात की बात है, बिल्कुल सर, लेकिन कहीं ना लौटूंगा मैं कहीं आपके पास, रणनीतिक लौटूंगा रूप से लौटूंगा सर। ओके, लौटूंगा सर। अमितोष जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। आलाकमान की एक कमजोरी, व्यवस्था भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। मजबूर नजर आए हैं वो, और मजबूत नजर आए हैं अशोक गहलोत साहब। ऐसा लग रहा है कि सियासत के चारों कोने जो हैं अपनी मुट्ठी में गहलोत साहब ने कर लिया, और उसका असर इस वीडियो में जो हम ये दिखा रहे हैं, देखिए ये वीडियो जो कांग्रेस के इंस्टा अकाउंट से, आधिकारिक इंस्टा अकाउंट से शेयर किया गया है, इसके लास्ट प्लेट जिसमें गहलोत फिर से होने की बात कही जा रही है, इसीलिए हम ये डिबेट भी कर रहे हैं। अमितोष पारीक साहब, मैं कांग्रेस की मजबूती, गहलोत साहब की, माफ कीजिएगा, आलाकमान की व्यवस्था, मजबूरी और गहलोत साहब की मजबूती पर सवाल करूंगा राठौर साहब से भी, लेकिन उससे पहले सवाल ये जो इमीडिएट एक सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर क्या कांग्रेस में रहकर ये गाना गाते रहेंगे क्या सचिन पायलट, कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? भविष्य जी, जो विषय आज है इसको मैं थोड़ा सा समय लेते हुए गंभीरता से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और मेरे जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं इनके समक्ष भी। आप ये जब वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर में जहां जहां अशोक गहलोत को दिखाया हिट करते हुए, वहां वहां उनकी योजना का विवरण भी दिया गया है। लेकिन आप ये देखिए, पेपर लीक माफिया को पकड़ने में आज राजस्थान और उनके ऊपर कार्रवाई करने में राजस्थान सरकार अभी भी असमर्थ है। ये उसमें उसको सक्सेसफुल दिखाते हैं। दूसरा, आप देखेंगे संजीवनी केस के ऊपर इन्होंने एक और वीडियो पे दिखाया चित्र, संजीवनी केस घोटाले के ऊपर में राजस्थान सरकार ने किया बड़ा कदम लिया, लेकिन आप देखिए उसमें उन्हीं के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस ऑलरेडी हो चुका है लॉन्च। माननीय मुख्यमंत्री और लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत जी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखते हुए नजर आते हुए दिखाई दिए हैं। और ऐसे अन्य कई पॉलिसीज के ऊपर हम बात करेंगे। आप एक और बात देखेंगे कि अभी सबसे बड़ा नारा चल रहा है माननीय अशोक गहलोत जी का कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन इसका जिस तरह से राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से किसी बात को रखती है, वैसे इसका इंटरप्रिटेशन भी पूरा नहीं कर पाती है। मेरे नजरिए से और मेरे व्यक्तिगत तरीके से ये है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, पर पूरा कर पाऊंगा ये भी आश्वासन नहीं करूंगा। तो जिस तरह से आज राजस्थान सरकार अपने लगातार निरंतर बजट की घोषणाएं करती आ रही है, और चुनावी साल को देखते हुए, सत्र को देखते हुए अपने फिर 19 जिले की आपने घोषणा कर दी। आपको भविष्य जी में और सम्मानित पैनलिस्ट बैठे इनके समक्ष लाना चाहता हूँ कि 1971 का सेंसस आया था। उस 1971 के सेंसस के बाद लगातार जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनका एरिया स्क्वायर किलोमीटर कम होता जा रहा था, और जिसके लिए सेकंड लॉ रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट ने कहा था कि आप अगर लगातार डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाते रहेंगे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो एक बहुत ही मेजर डिविडेंड की तरह साबित होगा। आपने डिस्ट्रिक्ट्स की घोषणा तो कर दी, आपने 19 जिले तो घोषित कर दिए, लेकिन क्या जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट्स थे उन तक आप पहुंच पाए? विकास के तौर पे नहीं पहुंच पाए। आपने सड़कें कितनी बना दी अभी तक की डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में? मैंने अभी पूर्व में आपकी बात विवाद डिबेट जो थी बसंत जी, उस पर बात रखी थी कि जैसा दिव्य मदेना जी ने बात कही थी कि मेरी 44 सड़कें जो है वो नहीं बन पा रही है, लेकिन वो सिर्फ 44 नहीं, 70 प्रोजेक्ट्स राजस्थान में ऐसे हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए थे। टोंक ले लीजिए, सीकर ले लीजिए, उदयपुर ले लीजिए, ऐसे अन्य कई। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई थी जिससे एक्सटीरियर हेल्प से राजस्थान अपनी सड़कें बना रही थी राज्यों के, जिलों के अंदर में। वह ये कहते हैं कि 2000 रुपए में ऑलरेडी, करोड़ रुपए में ऑलरेडी दे चुके राजस्थान को। 4000 करोड़ का बजट रखा था राजस्थान सरकार ने सड़क बनाने का, पर नहीं बना पाए अभी तक। तो ये तो वर्क इन प्रोग्रेस की रिपोर्ट जो उनकी खुद की तरफ से आ रही है। अब आती है बात की अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सचिन गहलोत के नेतृत्व में। दीपेंद्र राठौड़ जी ने एक बात कही थी कि हमारी पार्टी में सिर्फ 2 ही नेता है। तो आप ये बात मानते हैं कि आपकी पार्टी में सिर्फ 2 ही नेता है और सारे जो है सिर्फ उन नेताओं का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे? और आपकी पार्टी में तो सबसे बड़े नेता जो है, जिनको आप राहुल गांधी अपना नेतृत्व करते हुए मानते हैं, उन्होंने भी हाल में पीसी में कह दिया था अनफॉर्चुनेट आई एम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सही करा बाद में अनफॉर्चुनेट फॉर यू। जो आप धरना देते हैं 200 सदस्यों के साथ कांग्रेस के अंदर में, लोकसभा के अंदर में, आप भी देखेंगे भविष्य जी कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। जो पार्टी इनको सपोर्ट करती थी वही इनसे दूर हो गई है जी। तो आप किस तरफ की बात करें? आप टीएमसी आपसे दूर हो चुकी है। तो आप ये बात देखें कि निरंतर रूप से देश के अंदर में, राष्ट्र के अंदर में भी लोग कांग्रेस से टूटते जा रहे हैं, राजनीतिक दल कांग्रेस से टूटते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक बात पता चली है कि पार्टी बन चुकी है,
रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, जैसे कि दीपेंद्र राठौर जी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो जब यहाँ पर आए थे राजस्थान दौरे के ऊपर, तब तो बात कही कि पार्टी के अंदर में मतभेद है, लेकिन आप ये देखिए क्या होता है, अशोक गहलोत जी मना कर देते हैं कि मैं पार्टी का पद स्वीकार नहीं करूंगा, पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। माकन जी ने तो बात कही थी यहाँ पे शांति धारीवाल जी के अगेंस्ट भी, पर शांति धारीवाल जी लगातार निरंतर रूप से अपनी भाषा शैली का असंयमता से प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, अशोक गहलोत उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल में विधानसभा में प्रताप सिंह खाचरियावास जी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे राजेंद्र राठौड़ ने कि आपकी सरकार के अंदर में निःशुल्क गेहूं की जो वितरण की योजना थी उसमें ढंग से वितरण नहीं हो पाया। 10 डीलरों के अगेंस्ट कार्रवाई है, 1000 क्विंटल आपने भ्रष्टाचार कर लिया, 400 क्विंटल का भ्रष्टाचार कर लिया, 200 क्विंटल का कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर भी। तो निरंतर रूप से राजस्थान सरकार जो है वो सिर्फ आश्वासन देने में आगे बढ़े हुए, जितने जिले आप बनाएंगे उतनी दिक्कत आएंगी। प्रशासनिक योजनाएं कहां से लेके आएंगे आप, प्रशासनिक अधिकारी कहां से लेके आएंगे आप, जिले के ऊपर ग्राम के ऊपर में कैसे लोगों तक बात पहुंचा पाएंगे, कैसे विकास करेंगे। 2000 करोड़ का आपने दे दिया, 2000 करोड़ इतना बजट कहां से लाएंगे, क्योंकि आपने तो अभी अपने बजट काल के अंदर में पूरा बजट बता दिया था और लगातार बजट बढ़ता जा रहा है, लेकिन विकास उतना ही नीचे होता जा रहा है। तो मुझे लगता है भविष्य जी ये एक आश्वासित योजना है, एक आश्वासित घोषणा है, और अगर आपने इतनी घोषणा करनी थी तो उस तरह से उस रिपोर्ट का तो वेट कर लेते। सीनियर आईएएस अधिकारी के अंतर्गत में उस रिपोर्ट को हेड करने के लिए बनाया था, उनका तो वेट कर लेते, उन्हें तो रिपोर्ट ही आपको नहीं दी थी और आपने रिपोर्ट पेश कर दी। इस तरह से मुझे लगता है राजस्थान सरकार सिर्फ एक आश्वासित योजनाएं दे रही है, जिसकी उनको खामियाजा 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो दीपचंद्र राठौर जी साफ तौर पर है। देखिए, आप इस तरह से वीडियो जारी कर आप जवाब भी दीजिएगा, आप गिनाते रहिए उपलब्धियां, लेकिन सवाल भी इसको लेकर खड़े होंगे, जनता के बीच जाएंगे और वो जनता पूछेगी। खैर, सवाल वही है सर, फिर से ठीक है, अभी तक तो वीडियो शेयर नहीं हुआ था, पार्टी एसेट बता रही थी दोनों नेताओं को, अब तो पार्टी सीधे कह रही है, देखिए गहलोत फिर से, यानी गहलोत साहब ही होंगे। तो मेरा सवाल जो अमितोष जी से भी मैंने किया कि अब थोड़ी ना वो गाना गाएंगे कि भाई जीना है यहाँ मरना है यहाँ, अब तो तलाशेंगे कि भाई अर्चित जी की तरफ देखा जाए या फिर हुसैन खान साहब की तरफ देखा जाए, कहीं तो देखेंगे ना सर। हेलो, बोलिए राठौर साहब। आदरणीय भविष्य त्यागी जी, पहली बात तो मैं अनिल जी व्यास और जो भी प्रवक्ता बोल रहे थे उनको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जिले इसलिए खोले जाते हैं कि उनके घर के नजदीक ज्यादा सुविधाएं मिले। और आदरणीय भविष्य जी, राजस्थान की जनता को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि राजस्थान सुशासन नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन अमितोष जी ने जो सवाल उठाया उसको भी समझिए, उस एंगल को भी। ये तो हम समझते हैं कि देखिए, हाँ, तो कोई भी इकाई सर मैं अपनी बात तो उसमें विकास की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो स्थिति मेरे को भविष्य त्यागी जी मेरे को हाँ वो बात तो रखनी दीजिए। देखिए, राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जो इशू है गवर्नेंस का है। बड़े बड़े जिले थे, लोगों को 200 किलोमीटर ट्रेवल्स करके जिलाधीश के पास जाना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये करके दिखाया कि छोटे जिले होंगे, डिजिटलाइजेशन होगा, लोगों की दिक्कत कम होगी और स्ट्रक्चर बढ़ेगा। जैसे जैसे इंस्ट्रक्चर बढ़ेगा तो लोगों के काम आसान होगा। जैसे अरे सर मैं बताता रहा हूँ सर, देखिए तो बजट के बारे में विपक्ष ने क्या कहा था कि ये बजट तो लुभावना बजट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 70 से 80% धरातल पर उतार के दिखा दिया ना सर। देखिए, मैं वही बात कहना चाहता हूँ भविष्य त्यागी जी, पहले मेरे को बात रखने दीजिए। जैसे जयपुर के 5 टुकड़े किए गए, जो लोग वहां से बहरोड से, कोटपुतली से, दूर से आना पड़ता था, अब वो काम कम हो गया है। और देखिए, दूसरी बात मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि डीडवाना और कुचामन को मिलाकर एक जिला बना दिया। वहां सिर्फ एक एसपी और एक कलेक्टर लगाना है, जबकि मोस्टली तो एसडीएम और एडिशनल एसपी वहां होते हैं, सुशासन वहां होता है। तो बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पाली को संभाग बनाने के लिए जो माननीय अशोक गहलोत जी ने सौगात दी, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पाली से मैं आता हूं। वहां से पाली की जनता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाली संभाग बनेगा, और साथ ही ब्यावर जिला बनाकर हमारे जेतरा विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मेरी विधानसभा मगरा ग्राम इलाके में बहुत बड़ा फायदा मिला। उसका एक कारण बताना चाहूंगा कि जो मेरी अंतिम पंचायत है सुमेर, और सुमेर का अंतिम गांव है नारगढ़, इसकी दूरी पाली से 150 किलोमीटर अधिक पड़ती थी, और ब्यावर जिला बनाने से इसकी दूरी मात्र
15 किलोमीटर रहेगी तो सरकारी तंत्र का फायदा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिल रहा है। तो आप बताइए विपक्ष को कहाँ दिक्कत आ रही है? जहाँ 200 किलोमीटर आम आदमी को जाना पड़ता था, अगर वहाँ 19 जिले खोल दिए हैं, 3 संभाग बना दिए हैं और वही कार्य आपको 10 और 15 किलोमीटर की दूरी में होता है, तो विपक्ष के पेट में क्या तकलीफ हो रही है? विषय पर लौटते हैं ना दीपचंद राठौर साहब। विषय देखिए, काम को लेकर तो आज चर्चा नहीं है, वो तो चलिए ठीक है, एक जिक्र आया, आपने भी जवाब दिया, बाकी वो ठीक है। अभितोष जी ने चीजें रखी, इन तमाम चीजों को लेकर उतना मौका मैंने आपको दिया इस मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए। खैर, काम के मुद्दे पर वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा या पड़ता है राजनीति में, चुनावी राजनीति में नहीं, वो हम सब बेहतर तरीके से समझते हैं। आप और मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर तरीके से चीजें समझते होंगे। खैर सर, लेकिन बात सचिन पायलट को लेकर, विपक्ष को दिक्कत हो ना हो, अब तो सचिन पायलट साहब को दिक्कत होगी ना सर? मैं तो ये बुनियादी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सर देखिए, सचिन पायलट जी को मैंने आपको पहले ही कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता के लिए संगठन सौंप कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके साहब, आप ये देखिए ना, आप कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो लगातार पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरते रहे, वीरांगनाओं के मसले पर सरकार को घेरते रहे, सवाल उठाते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं उन्होंने घेरा है, वीरांगनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को, सरकार को घेरा है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, पेपर लीक के मामले उन्होंने जो बात की है बिल्कुल सत्य बात की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या भ्रष्टाचार नहीं होता? क्या पेपर लीक नहीं होते? क्या वहां पर आप बताइए क्या नहीं हो रहा वहां पर? देखिए, सरकार के अंदर जहाँ सरकार होती है वहां पर ये चीजें मतलब चल रही है, तो ये राजस्थान का मुद्दा नहीं है, हर राज्य के अंदर ये चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हर राज्य के मुद्दे के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो आवाज भी नहीं उठा रही है। अरे हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि जो चीजें उठ रही है। ये कैसा तर्क आप दे रहे हैं कि भाई बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है तो यहाँ भी हो रहा है, तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये भी अरे सर, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ, आप मेरे को बात रखने नहीं दे रहे। भविष्य त्यागी जी, आप मेरे को बात नहीं रखने दे रहे। मेरा कहने का मतलब क्या है? देखिए, आपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बारे में कहा, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जब ओम माथुर है, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, ओम माथुर पूर्व राज्य सांसद और पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर सुर्खियों में कि उन्होंने कहा कि किसी की भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं और जयपुर वाले किसी लिस्ट भेजें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जहां खड़ा हूंगा वहां खूंटा गाड़ दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए ना, जबकि सचिन जी ने आज तक ऐसा कोई मतलब इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं करी है। सचिन जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के हित के लिए और राजस्थान के प्रदेश की भलाई के लिए जो कदम है उन्होंने उठाए, लेकिन इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है। देखिए, आज हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं फूट है, लेकिन मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि सचिन पायलट और कांग्रेस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और जो कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता के नेतृत्व के अंदर 2023 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जो ये भारतीय जनता पार्टी का पेट में दर्द हो रहा है कि 19 जिले बना दिए हैं, 3 संभाग बना दिए हैं। आज इन्होंने पहले बजट के अंदर इन्होंने जो बजट लिखा है, जब इन्होंने ये बजट ऐसा होगा, बजट वैसा होगा, उस पर भी धरातल काम स्टार्ट हो गया है। तो बताइए, जो माननीय अशोक गहलोत जी जो अपनी योजना लेके आए थे, जो योजना अगर देश की जनता के पास पहुंच रही है, तो उसके भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? बताइए आप। आज जो मुद्दे होने चाहिए, असली मुद्दे तो ये होने चाहिए जो आज हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है, क्योंकि हमने तो ये बोला कि आइए आप संसद में चर्चा करिए। जब देश का प्रधानमंत्री वहां जाके विदेश में झूठ बोलता है, तो माननीय राहुल गांधी जी का महंगाई पे, बेरोजगारी पे सवाल मांगा, तो ये संसद नहीं चलने देते। पार्लियामेंट में संसद चलने का, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को चलाने का हक किसका हक है? सरकार का है। सरकार आप है और आप खुद ही पार्लियामेंट से दूर भाग रहे हो, तो बताइए विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो सरकार को आईना दिखाएगा ना सर। जी चलिए ठीक है सर, विपक्ष आईना दिखाएगा आप कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने ये किया, वो किया। अब मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जो पायलट खेमे के लोग हैं, आप कह रहे हैं तकलीफ क्या होगी? दीपचंद जी, आप जान रहे हैं ना, विश्वेंद्र सिंह साहब जो कि मंत्री हैं गहलोत साहब कैबिनेट में, पायलट खेमे के माने जाते हैं। 2020 में वो भी वहीं थे जहां पर सचिन पायलट साहब थे। उनके बेटे ने कल क्या ट्वीट किया, आपने पढ़ा क्या सर? वो सीधे तौर पर, शायद इसी वजह से कि गहलोत साहब ने पूरा जादू कर दिया, शायद इसी वजह से वो बौखलाहट या यूं कहे वो खींच आलाकमान के प्रति नजर आ रही है। ट्वीट में उन्होंने पप्पू कहा राहुल गांधी को सीधे, आप ही के नेता ने। सर देखिए, अगर उन्होंने इस तरह का वक्तव्य कहा है तो गलत है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, और मुझे इस चीज का नॉलेज भी नहीं है।
चलिए ठीक है, फिर आप ये सोचिए ना सर, जो आप कह रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई चीजें नहीं है, विपक्ष को क्या तकलीफ है और हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये तो पायलट खेमे के लोग हैं ना सर। अब देखिए उधर से तो पूरी तरह से नाराजगी जताई जा रही है अपने बयानों में, और नाराजगी भी ऐसी है कि वो आपके पार्टी के सब जो आप मानते हैं सबसे बड़े नेता, उनको भी इस तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं। तो इसका क्या सियासी अर्थ होगा वो आप समझिए। हुसैन खान साहब आप जवाब दीजिए। आप हकीकत में बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से अलग अलग खेमों में बंटी हुई है और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अभी ये जिस तरीके का एड दिया है, फिर से गहलोत 2023 से 28 इस तरीके का संदेश ये देना चाह रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से पायलट साहब को चुनौती है कि आप आ जाइए सामने, कर लीजिए आप क्या कर सकते हो। और अशोक गहलोत साहब ही एकमात्र चेहरा आगे आने वाले चुनाव में रहने वाले जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनके कार्यकर्ता जिस तरीके से दो खेमे में बटे हुए हैं और ये बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है उन्होंने ये कहा कि मैं मेरा खूंटा गाड़ दूंगा। आपके हमारे में तो तीन कार्यकर्ता तीन खेमे में बटी हुई है, तीन का 5 खेमे में। आप सुने पूरी बात, आप पूरी बात सुने। हमारे जो ओम जी माथुर है उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। उन्होंने ना तो चुनौती किसी नेता को दी, ना वो मुख्यमंत्री के दावेदार है और ना वो किसी पद के दावेदार है। अब ये कांग्रेसी जो है जिस तरीके से बहानाबाजी और और अपनी कमियों को सुने, दीपचंद जी, दीपचंद जी धैर्य रखे, बताइए राज्यों को जन आक्रोश, अरे धैर्य रखे भाई साहब। आज आपने अरे आप धैर्य के बारे में बोला तो आपने बोला कि वो मुख्यमंत्री, आप धैर्य रखे आदरणीय। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से आपकी कला स्टेज पर सामने आ गई, रोड पर सामने आ गई, सोशल मीडिया पर सामने आ गई और खुल करके सामने आ गई, अब आपके पास में कोई कारण नहीं बनता है कि आप इसके बहानेबाजी ढूंढो। अब दीपचंद जी आपने अभी कहा कि साहब ये लुभावनी घोषणाएं उन्होंने की है, ये तो करेंगे लुभावनी घोषणाएं, क्योंकि ये कह रहे हैं कैंडिडेट में हूं और मेरी मजबूती को बढ़ाने के लिए मैं घोषणाएं तो कर दूंगा। पॉकेट में पैसा टक्का है नहीं और घोषणाएं करोड़ों की। आपके पास में किस तरीके से आप आय के सोर्स क्या होंगे, कितना प्रशासनिक हमला आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आएगी, व्यवस्थाएं तो भारतीय जनता पार्टी को देखनी है, हमें तो केवल घोषणा मात्र करनी है। केवल एक कलेक्टर साहब से पार नहीं पड़ने वाली है नए जिलों के अंदर में, बहुत सारा अमला तैयार करना पड़ता है। साहब बजट के अंदर तो 80 से 85% जो बजट था वो धरातल पर उतर चुका है। ठीक है सर, ये अब भाषण अभी होने आपके बहुत, उसके लिए बचा कर रखिए कुछ। हुसैन खान साहब मेरा सवाल सुनिए सर, आप भी इतने हल्के में क्यों आंक रहे हैं? गहलोत साहब देखिए जिन्होंने आलाकमान तक को आंख दिखा दी, उन्होंने तो सब कुछ समेट लिया, मजबूत कितने वो दिखा दिया। अब आप उनको इतने हल्के, गुटबाजी तो आपके यहाँ भी है सर। अब ठीक है, कंट्रोल आलाकमान करने की कोशिश कर रहा है, वसुंधरा जी ने किया शक्ति प्रदर्शन, फिर कह दिया आलाकमान ने घर बैठिए जरा, उसके बाद कहाँ दिखाई दिया आपको? 4 मार्च के बाद दिखाई दी क्या कहीं शक्ति प्रदर्शन करते हुए? आप बताइए, आया ऊपर से हुक्म कि बैठिए जरा घर, ये सब मत करिए जिससे पार्टी की कलह सामने आए। ये तो चल रहा था ना पार्टी में आपके भी, तो फिर आप अपनी गुटबाजी के बीच इतना हल्के में आंक रहे हैं गहलोत साहब को, जिन्होंने कांग्रेस आलाकमान तक को साइड बैठाकर कह दिया देखिए जो होगा मेरे हिसाब से होगा। ऐसा है, ये आपके मन गढ़ंत आइडिया हो सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन ना तो हमारे कोई आला कमान से ऑर्डर आया है, ना हमारे आला कमान से किसी टाइप का संदेश आया है। आप इसे सर मनगढ़ंत लगातार, एक सेकंड सुनिए सर, लगातार एक सेकंड हुसैन खान साहब, आप मनगढ़ंत बता रहे हैं, फिर आपकी प्रदेश इकाई को ये ऑर्डर पास क्यों करना पड़ा कि अगर कोई आप आंदोलन या प्रदर्शन करेंगे तो उसमें जिला या फिर प्रदेश इकाई से मंजूरी लेना जरूरी होगा? ये किस लिए आपको ऑर्डर पास करना पड़ा, बताइए जरा। संगठन में मनगढ़ंत बात कह रहा हूं तो
संगठन को और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी का समन्वय बना रहता है और उस समन्वय को मजबूत बनाने के लिए पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी हुसैन खान बताएं। उससे पहले तो आप कह रहे थे देखिए हमारे पास 50 नेता हैं और 50 नेता अपने अपने स्तर पर पार्टी और कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। अब जब ये ऑर्डर पास हो गया तो आप कह रहे हैं कि ये भी उसी के लिए है, और जो मैं बात कर रहा हूँ और जो सवाल पूछ रहा हूँ उसे आप मनगढ़ंत बता रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना सर, ये ऐसा नहीं हो सकता जी। ये कहना संगठन का कि पार्टी के अंदर में समन्वय बना करके हमें समन्वय को और मजबूत करना है, कहीं समन्वय में कोई कमी है तो उसमें सुधार करना है, तो ये तो पार्टी को मजबूत करने वाली बात है। इसमें पार्टी में दो मत कहाँ दिखाई देते हैं? इसमें पार्टी में कहीं दो मत दिखाई नहीं देते। आप जब मेरे पार्टी एक तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस आधार पर देखो, हम ये कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, ये भी आपको और आप कुछ प्रश्न जो पूछते हैं वो आइडिया के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। नहीं हुसैन खान साहब, फिर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पत्रकार मनगढ़ंत सवाल नहीं पूछते, हो सकता है कहीं और पूछे जाते हो, लेकिन TV9 पर नहीं पूछे जाते जी। अगर पूछे तो हम ये पूछ रहे हैं जी। हम ये कहते हैं कि आपके विचार अगर ऐसे टाइप के अगर कहीं आपके दिल में अगर कोई ऐसे विचार आए होंगे तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे विचार निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। हमारा राजस्थान का नेतृत्व है, हमारे सभी नेता चाहे वो किसी भी स्तर के हैं, सभी एकजुट है, सभी कमल के फूल को आगे बढ़ाने का लिए काम करते हैं। आपने किसी को भी कभी ये नहीं कहा हुआ सुना होगा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, आगे आने वाले चुनाव में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ, सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, जिसको चाहेगा, जिस पर ठप्पा लगा देगा, पूरी की पूरी पार्टी उसके साथ हो जाएगी और उसको नेता मान करके, उसको नेता का मान सम्मान दे करके और उनके आदेशों के नीचे संगठन काम करता रहेगा जिस तरीके से करता आया है। इसलिए अगर कांग्रेस वाले अगर मीठे मीठे लड्डू खा रहे हैं अपनी बातों को छुपाने के लिए, तो ये अपने दिमाग से विचार निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी जिन धाराओं के अंदर में काम करती है, हमारी 5 निष्ठाएं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था 5 निष्ठाओं के आधार पर हुआ था और 500 निष्ठाओं को सुदृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता है। ओके सर, लौटूंगा मैं आपके पास। आपकी बात आ गई, आपने आलाकमान की बात कही। दीपचंद राठौर से तो ये सवाल भी बनेगा सर कि ये आलाकमान इतना बेबस हो गया है कि पूरी तरह से घुटने टेक दिए, ये सवाल मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले अर्चित गुप्ता साहब, भाई इंतजार में तो आप भी थे, आप लोगों ने भी कहा 200 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी और बात ये भाई संगठन का है, संगठन किस तरह से इतने कम वक्त में तैयार होगा कि इसी एक सिचुएशन का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही थी क्या, और वो सिचुएशन राजस्थान में बन गई है। अर्चित गुप्ता साहब वापस से सवाल दोहराएंगे। सीधा सवाल है मेरा सर आपसे, अभी तो देखिए आम आदमी पार्टी का संगठन प्रदेश में इतना मजबूत है नहीं, लेकिन पार्टी ने कह दिया कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह बिल्कुल खुलकर सड़कों पर आ जाए और इसका कोई निर्णायक अंजाम भी चुनाव से पहले दिखाई दे जाए? क्या इसी के इंतजार में आम आदमी पार्टी थी कि इस मौके पर चुनावी तौर पर बुलाने की आम आदमी पार्टी अब कोशिश करेगी? देखिए भविष्य जी, अरविंद जी पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा और कांग्रेस के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि जनता के लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस और भाजपा की जो नीति और काम करने का तरीका है, अगर एक वो वर्चस्व की लड़ाई दोनों ही पार्टियों के अंदर नेता कर रहे हैं, उससे वो लोग परेशान है। काफी सारे अच्छे लोग बीजेपी और कांग्रेस से परेशान होकर आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत ही आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को मिलेगा। बनाने की बात नहीं, काफी सारे लोग जो काम करना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस, और बीजेपी के अंदर जैसे आप लोग सभी जानते हैं 12-13 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, कांग्रेस के अंदर 2-3 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, आपस में लड़ाई के कारण जनता के काम नहीं हो रहे हैं, इससे काफी सारे नेता परेशान है बीजेपी और कांग्रेस के, वो सभी आम आदमी पार्टी में आना भी चाहते हैं, उसका आएंगे भी आने वाले। बिल्कुल इसका निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी में वो लोग आएंगे और अपने लोगों के लिए जनता के लिए काम। सवाल सुन पा रहे हैं क्या?
अर्चित जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सुन पा रहे हैं क्या सर आप? अर्चित जी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है सर। अमितोष जी मैं एक सवाल कर लूं दीपचंद जी से, उसके बाद अमितोष जी और अमित जी आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। दीपचंद जी आखिरी सवाल आपसे है। देखिए यहाँ पर तो सीधे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान कितना मजबूर और विवश गहलोत साहब के सामने नजर आ रहा है। भाई तमाम चीजें हैं, ना तो आलाकमान की नाफरमानी को लेकर कोई एक्शन हुआ, गहलोत साहब ने सॉरी भी कहा, तमाम चीजें हुई, उसके बाद भी आज इतनी मजबूत स्थिति में गहलोत साहब नजर आ रहे हैं, तो आलाकमान को लेकर सर पूछा जाएगा सवाल। राठौर साहब। आदरणीय भविष्य त्यागी जी, पहली बात तो मैं बता दूं, आदरणीय भविष्य त्यागी जी, पहली बात तो आपको स्पष्ट बता दूं कि आलाकमान मतलब कोई बेबस नहीं है। देखिए आलाकमान अगर बेबस होता तो अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट को एक स्टेज पे नहीं लाता। पहली बात, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा परिवार का सदस्य है वो हमारे साथ खड़ा रहे और कंधे से कंधा मिलाकर आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है उसके हम खिलाफ लड़े। और जिस तरह आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है ये देश के अंदर छवि बदलने के लिए आए थे, ईमानदार पार्टी बनाने के लिए आए थे, लेकिन आज इनके जो मनीष सिसोदिया है जो डिप्टी है वो अंदर है, जो सत्येंद्र जैन साहब है वो भी अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बताना चाहूंगा कि जो आप सत्य का जो सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, ये नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपकी पार्टी के अंदर है, पहली बात तो। और रही बात राजस्थान के अंदर, तो सर रही बात राजस्थान के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी वहां उपस्थिति भी दर्ज नहीं होगी, और जो संघर्ष और जो टक्कर होगी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में होगी। लेकिन जो आप और भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता है उनको भी एक बात बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हमारे खेमे में अगर कोई गुटबाजी नहीं है, अगर भाई साहब गुटबाजी नहीं होती तो उन्होंने ओम प्रकाश माथुर ने क्या कहा था, आपको फिर से सुना देता हूँ कि मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, जयपुर वालों किसी भी लिस्ट भेजेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इतने आपके गुट नहीं होते तो वो सुंदर राज्य को आपने जन आक्रोश रैली से दूर क्यों रखा? ये कई तमाम मुद्दे हैं। बड़ी पुरानी कहावत है, जिसके अपने घर शीशे के हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर ना मारे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है इस मामले में बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही घर शीशे के बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे। लेकिन अब ठीक है, अब भाई आपकी गुटबाजी बिल्कुल सड़कों पर है तो सर जाहिर है वो सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी की कोशिश है आलाकमान की कंट्रोल। राजस्थान में तो तीसरी पार्टी का कहीं ठिकाना ही नहीं है। तीसरे फ्रंट को राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करती है, इसलिए आप तो सपना देखने छोड़ दो साहब, आप पार्टी वाले जी। हुसैन खान साहब मैं भी बोल लूं सर, आखिरी चरण में सर बातचीत है अपनी, थोड़ा मैं भी बोल लूं। अब ठीक है, बीजेपी की ने कंट्रोल कर रखा है, जब तक सड़कों पर नहीं आती उनकी गुटबाजी तब तक वो भी सेफ जोन में। हुसैन खान साहब खेल रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखिए पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, ठीक है। अमित व्यास साहब, अमितोष जी आखिरी 30 सेकंड के लिए आपके पास आ रहा हूं सर। अब क्या आप देख रहे हैं किस तरह का रुख होगा सचिन पायलट का, और क्या वाकई अब तीसरा मोर्चा या उस तरह की चीजें प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं? ये जो 2 पार्टी सिस्टम है इसमें भी अब बदलाव देखने को मिल सकता है? राजस्थान की सियासत क्या उस ओर जा रही है? इसी सवाल के साथ 30 सेकंड अमित व्यास जी पहले आपके पास। देखिए भविष्य जी, जहां तक तीसरे मोर्चे का सवाल है तो आम आदमी पार्टी तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जिस प्रकार की छवि लेके बैठे हुए हैं उस प्रकार का प्रभाव राजस्थान में तो किसी प्रकार को देखने को नहीं मिलेगा। अब आती है बात बीजेपी और कांग्रेस की। देखिए दोनों ही पार्टियों में अंतर के लिए सबके सामने है, मगर समस्या आ रही है सचिन पायलट जी को लेके। तो सचिन पायलट जी का जो प्रभाव मान के चला जा रहा था वो खत्म हो चुका है, और उसे खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि राहुल गांधी जी अर्थात उर्फ आलाकमान का खुद का प्रभाव जो है अपनी पार्टी में कम होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि अब जो इलेक्शन लड़े जाएंगे वहां पर अब आलाकमान शब्द कह लीजिए या केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव कम देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के अंदर ये चीजें थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी यहाँ स्थिति पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि वसुंधरा जी का जो व्यवहार आचार और जो उपस्थिति रही कहीं न कहीं उनके राजनीतिक जीवन पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। लेकिन अशोक गहलोत जी के द्वारा जिस प्रकार का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है वो जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, और सचिन पायलट जी को उन्होंने देखिए अभी जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो सीधा सीधा सचिन पायलट को टारगेट करके की गई हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आप कोई घोषणा करते हैं उसका धरातलीय स्वरूप नहीं होता है तो घोषणाएं केवल निरर्थक ही साबित होती हैं। अभी जितनी भी घोषणाएं आप सुनने को देखने को मिल रही हैं सब की सब केवल डैमेज कंट्रोल करने वाली बात है, क्योंकि जितना भी डैमेज होगा वो सचिन पायलट को होगा। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर ये तो क्लियर तय हो गया कि वसुंधरा राजे का जो जीवन है या अस्तित्व है वो निश्चित रूप से खतरे में है। रही बात ओम माथुर जी की, तो ओम माथुर जी के जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं बड़बोलापन नजर आया उनकी बात के अंदर, क्योंकि उनका प्रभाव केंद्रीय स्तर पर उतना नहीं रहा जिस प्रकार के जो महत्व उनको मिलता था। अब उसमें भी उनकी कमियां देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिला के कहानी ये है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर सारा खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व वाला जो शब्द था, आलाकमान जो शब्द था, अब वो कांग्रेस की सिनेरियो से गायब होता जा रहा है। सोनिया गांधी जी का नहीं बोलना भी अपने आप में इस बात को इंगित कर रहा है कि अब कांग्रेस अब अपने अस्तित्व को लड़ने के लिए ही प्रयास करेगी। इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है अमितोष जी, आपको लग रहा है कि तीसरा मोर्चा की तरफ कोई किसी तरह की कोई स्थिति बन रही है? क्योंकि देखिए अब तो सचिन पायलट का रुख देखना होगा। मैंने पहले कहा कि भाई बातचीत तो चल रही होगी, भाई आलाकमान फोन तो घुमाए जा रहे होंगे ना सब, कि कैसे वीडियो शेयर कर दिया गया, ये तमाम चीजें चल रही होंगी। अब अगर सचिन पायलट की ये नाराजगी जो अब इस वीडियो के बाद सामने आएगी, वो नाराजगी उनकी सियासत को किस ओर ले जाएगी? और देखिए ऐसी नाराजगी तो चलिए वसुंधरा जी को थोड़ा अलग रखते हैं, पुनिया साहब को अलग रखते हैं थोड़ा सा, किरोड़ी लाल मीणा साहब भी तो हैं, वो भी तो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे कई सालों से, वो अलग अलग मुद्दों पर सड़कों पर देखे गए, लगातार वो बात ये कहते हैं देखिए जो सहयोग मिलना चाहिए था संगठन से वो मिलता है नहीं। नाराजगी तो उसमें भी है सर। अर्चित गुप्ता साहब कह रहे थे कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। अब उनका रुख क्या होगा ये देखना होगा ना सर। अभी तो थोड़ा 6 महीने का वक्त है और सियासी समीकरण बदलने में बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भविष्य जी, ये बात बिल्कुल साफ तौर से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अभी चुनावी साल है और हर चीज को बहुत ही संवेदनशील तरीके से देखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आप पार्टी भी अब राजस्थान के अंदर में अपने टिकट्स आजमाएगी। आप एआईएमआईएम की भी बात हो चुकी है, वो भी राजस्थान में आ चुकी है, सीपीआई का भी हो रहा है, थर्ड फ्रंट डेफिनेटली राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। आरएलपी आप एनडीए से ऑलरेडी अपना अलायंस तोड़ चुकी है। तो निरंतर रूप से आप देखा जाए कि राजस्थान के अंदर में स्थिति बहुत ही गर्माई हुई है। लेकिन अगर मैं स्पष्टतः बात करता हूँ अगर कांग्रेस सरकार के ऊपर में, तो जैसा कि मैं दीपचंद राठौर जी से यहाँ पर अपेक्षा कर रहा था कि वो अपनी पार्टी का नेतृत्व और स्टैंड ढंग से रख पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं रख पाए। कुछ बातों के ऊपर उन्हें रखना चाहिए पर वहां पे भी नहीं बोल पाए। मैं बहुत ही वापिस एक टॉपिक पे आता हूँ भविष्य की, बिना भटके हुए एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से राजस्थान सरकार का पूरा आंकड़ा देखेंगे और राजस्थान सरकार की पॉलिसीज और उसके बेनिफिट्स और डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने जो अभी हाल में कल ही जो घोषणा करी 19 जिलों की, उसमें बहुत ही एक वो अगर इतना ही था कि 67 ईयर से राजस्थान के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स की मांग करी जा रही थी, लेकिन जो घोषणा करी अभी वो चुनावी देखते हुए करी घोषणा 19 राज्यों को आपने जिलों को घोषित कर दिया, जिसके अंदर में बहुत सारे हेर बदल होंगे। आपके कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट, एसपी, आपके रेवेन्यू कोर्ट्स, ये सारी चीजों के ऊपर देखना था, वो भी नहीं अभी देख पाए। फिर आप आते हैं अनिवार्य एफआईआर के ऊपर में। राजस्थान में आपको पता है कि कैसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है। जीरो एफआईआर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं वैलिड हो रहा है। कंपल्सरी एफआईआर का यहाँ पे कुछ इश्यूज नहीं है। अभी लॉ एंड ऑर्डर अपराधी जो 100 दिखा रहे हैं आप इस खेल के अंदर, ये वीडियो के अंदर में अपराधियों के ऊपर कितनी हो रही है, आए दिन यहाँ पे खुलेआम फायरिंग हो जाती है। तो जिस तरह से देखा जाए तो अपराधी भी राजस्थान से बहुत दूर, आज से बहुत दूर जा चुके। लॉ एंड ऑर्डर फेल है राजस्थान के अंदर में। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं भविष्य जी, जैसे इन्होंने दिखाया पेंशन स्कीम के ऊपर में, आरबीआई अपना ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा स्टेट के ऊपर में और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं माना। फिर आप दूसरी बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो आप ये देखेंगे कि 7% एजुकेशन सेक्टर जो प्राइमरी का है, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से डिबेट में बोल चुका हूँ कि एजुकेशन सेक्टर राजस्थान के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को बहुत वीक कर चुका है। 7% स्कूल, 70% स्कूल है जिसके अंदर में टीचर नहीं है, राइट टू डिसेबिलिटीज का एक्ट का आपका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कितनी चीजें हैं। फिर आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर पे राइट टू हेल्थ के लिए अभी घेराव की बात आई है। तो इस तरह से निरंतर रूप से राजस्थान सरकार जो है अपनी पॉलिसीज को जिस खेल के माध्यम से दिखाना चाहती थी, उस खेल के माध्यम से मैं भी बताता हूँ कि राजस्थान सरकार सिर्फ खेल बना चुकी है इस राज्य को। जब चाहे मन चाहे घोषणा कर देना, उनको पूरा ना करना, जो है उनके ढंग से इम्प्लीमेंट ना करना, ये राजस्थान सरकार की पद्धति हो चुकी है। इस तरह से वो चलते आ रहे हैं। रही बात तीसरे फ्रंट की, और डेफिनेटली तीसरा फ्रंट तो उठता ही रहा है। हर पार्टी के अंदर में मनभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी टूट जाए। जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस और भाजपा के बीच में यही सबसे बड़ा अंतर है। राजस्थान कांग्रेस टूटती भी नजर आ रही है,
बल्कि भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी जो है वो अपने आप में मनभेद और मतभेद को सही करते हुए एकाग्र होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस वजह से सरकार, ठीक है, अब आगे क्या होगा सचिन पायलट का रुख, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में अब सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, खासतौर पर जो सियासत, जो खींचतान कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है, आपसी खींचतान, यानी कि गहलोत बनाम सचिन पायलट की जो वीडियो इंस्टाग्राम कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया, उसमें तो साफ है कि गहलोत साहब ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और क्या ये बात कबूल होगी सचिन पायलट को, उनका रिएक्शन क्या होगा, इससे पहले आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन खान साहब, डॉक्टर अमित व्यास साहब, देवचंद राठौर जी, अमितोष पारिक साहब, अर्चित जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान को, और जो दर्शक अभी इस चर्चा से जुड़े तो जाकर इस पूरी चर्चा को देखिएगा जरूर। नमस्कार।